सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने श्रेयों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि कार्य में धन हानि के प्रमुख सूत्र प्रश्न कुंडली से। आज जो कक्षा में हम लोग विषय वस्तु समझने वाले हैं, यह कहाँ पे उपयोग होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपना दुकान, अपना काम शुरू करने जा रहा है, उस वक्त आपसे यह पूछता है कि क्या अभी मैं काम शुरू करूं या थोड़े दिन बाद में करूं, पंडित जी क्या समय उचित रहेगा, या मेरे भाई मेरे बहन बतलाएं। तो हम क्या करेंगे, हम उसे किस प्रकार का सुझाव देंगे। तो यदि हम उस समय प्रश्न कुंडली बनाएंगे, अंक कुंडली हो, स्वर कुंडली हो, जो भी कुंडली हमें बनाना आता है हम बनाएंगे। कुंडली बनाने के बाद में हम धन हानि के सूत्र को उस पर देखेंगे। यदि धन हानि हो रहा है वर्तमान में, तो हम उसे सुझाव देंगे कि अभी अपना कार्य शुरू न करें। जब ग्रहों का योग गोचर से जब उचित हो, फिर उतने समय के बाद में आप सुझाव दे सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते थे, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी हमारे समूह में आप शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रमुख सूत्र है। सबसे पहले तो हमने कई बार कहा है कि जब भी प्रश्न कुंडली बनाए तो अपने गुरुजनों का, जिससे आपने सीखा है, उनके नाम का स्मरण एक बार जरूर करें। ये कोई जरूरत नहीं है कि जितने व्यक्तियों से आपने सीखा सभी का नहीं, उसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो आपको बहुत प्रभावित किए होंगे, उनकी बातें ज्यादा समझ में आई होगी, उनको जरूर स्मरण करें। एवं आप जिस देवता के उपासक हैं या ज्यादा मानते हैं, उसको इष्ट देव भी कहा जाता है, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर कुंडली को देखें। साथ ही उस समय घटित होने वाले शुभ अशुभ शगुनों का भी विचार करें। यदि अशुभ शगुन हो रहा है तो कार्य बाद में शुरू किया जाए, क्योंकि उस समय शुरू करने पर हानि होने की संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद में सबसे पहला सूत्र, प्रश्न कुंडली में चंद्रमा एवं लग्न की राशियों का बहुत बड़ा महत्व है। यदि प्रश्न कुंडली में, यदि आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली में लग्न की राशि पृष्ठोदय हो, लग्न की राशि पृष्ठोदय हो, तो हानि होने की संभावनाएं होती है। अब पृष्ठोदय राशि कौन कौन सी होती है, तो 1, 2, 4, 9 एवं 10। यह लग्न में अगर यह राशि हो तो कार्य में हानि होने की संभावनाएं बनती है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र पर हम लोग चर्चा करते हैं कि यदि लग्नेश, अब यहाँ पर लग्न भाव में किसी भी लग्न की कुंडली अगर बन जाए, अगर धनु लग्न की ही कुंडली बनती है, तो यहाँ पर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लग्नेश कौन से हो गए। लग्न में 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में और कमजोर हो, स्थिति चाहे जैसी हो, उच्च के हो जाएंगे। यहाँ 8वें भाव में है तो उच्च के हो जाएंगे। तो उच्च के ग्रह भी कभी कभी कमजोर होते हैं, उच्च के ग्रह भी कभी कभी कमजोर हो जाते हैं। क्यों? यदि अंशात्मक मान में काफी ज्यादा हो, 28 से लेके 2 अंशों के बीच में हो, तो अंश दोष के कारण कमजोर हो जाते हैं। यदि यहीं पे उच्च के हैं और यहीं पे साथ में सूर्य हो
और अंशात्मक मान में दोनों में काफी करीबियां हो, यानी कि देव गुरु बृहस्पति अस्त हो तो भी कमजोर निर्बल हो गए। राहु से युक्त जो भी ग्रह हो जाता है वह ग्रह निर्बल हो जाता है, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों को राहु अवशोषित कर लेते हैं। प्रमुख तो यह है। कहने का मतलब देवगुरु लग्नेश अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाए तो कार्य में हानि होने की संभावनाएं बनती है। तीनों भाव में बैठने के कारण अलग अलग स्थितियां उत्पन्न होती है। अगर छठे भाव में लगने वर्तमान में गोचर कर रहे हों, अगर व्यक्ति कार्य शुरू करता है तो हमेशा उसके कार्यों में प्रतिद्वंदिता बहुत काफी ज्यादा बढ़ी रहती है। उसके प्रतिद्वंदी जो है उस पर सदैव हावी रहते हैं, यानी कि छठा भाव शत्रु का है। छठा भाव शत्रु का होता है। शत्रु का होता है। तो यदि हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो वहां पे तो शत्रु हमारे प्रतिद्वंदी ही हो गए। मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज का दुकान करें, कपड़े का ही दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, और इस प्रकार की कुंडली में योग बनते हैं, तो जब ही हम अपना नया दुकान खोलेंगे या कार्य शुरू कोई करेंगे तो बगल में जो दुकान होगा, जिस प्रकार का हम कपड़ा रखेंगे उस प्रकार का वह भी रखने लगेगा। तो पुराने ग्राहक जो है वह तो पहले से उसी के हैं, आपको तो कुछ उससे अलग हटके करना होगा, तभी तो नए आएंगे। तो जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ फलना फलना क्वालिटी के समय, तो वह भी रखना शुरू कर देगा, तो पुराने ग्राहक आपसे आएंगे नहीं जल्दी। आपको सभी खर्च आय से ही मेकअप करना है, और वह पहले से कुछ उसकी आय बनी हुई है, कुछ रिस्क भी ले लेगा। नया व्यक्ति रिस्क जल्दी लेना नहीं चाहता, तो प्रतिद्वंदिता बढ़ती रहती है। यदि आठवें भाव में अगर हो जाते हैं, आठवें भाव में यदि लग्नेश होते हैं तो स्वयं के द्वारा कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक स्थितियां बनती रहती है, जिसके कारण व्यवसाय खराब हो जाता है अगर ऐसी स्थिति है तो। अब इसके बाद में अगर 12वें भाव में अगर होते हैं लग्नेश, तो अनावश्यक रूप से एक्सपेंस बढ़ जाता है, खर्चे होने लगते हैं। व्यवस्था बाद में दुकान के सुचारू ढंग से चलाने में जो कुछ आवश्यक जो खर्चे होते हैं उसको करने में अनावश्यक तरीके से खर्च हो जाता है, जो बाद में अफसोस करना पड़ता है, और उससे बाद में नुकसान भी होता है। यही स्थितियां बनती है। अगर इन इस राशियों में अगर यही लगने अगर इन राशियों में हो, छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, और मित्र राशि के हो, शुभ ग्रह की राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, तो उतने बुरे फल नहीं देते। इस उदाहरण कुंडली में उतने बुरे फल देवगुरु बृहस्पति नहीं देंगे, क्योंकि अगर आठवें भाव में है तो अपने उच्च राशि में है, 12वें भाव में है तो अपने मित्र की राशि में है। हाँ, छठे भाव में है तो शत्रु राशि है, लेकिन शुभ ग्रह की ही राशि है, और एकादशेश की राशि है। लाभ किसको चाहिए? एकादशेश को चाहिए। एकादशेश एवं खष्टेश दोनों है, प्रश्न आय का है। तो यहाँ पर आय किसको चाहिए? शुक्र को चाहिए। आय के लिए काम कौन करेगा? तो लग्नेश करेगा। तो जहां पर आय की बात आएगी तो फिर शुक्र नुकसान गुरु का करेंगे या मदद ही करेंगे? अगर यहीं पे रुकिए, हमारे बातों को एक बार और सुन ले, फिर उसके बाद में जवाब दीजिएगा आप लोग। जवाब आवश्यक है, देना जरूरी है। अगर यहीं पे दो व्यक्ति हैं, हम हैं, आप हैं, आपको धन चाहिए, आय चाहिए, हमको धन कमाना है, धन हम देंगे, हमारे कार्यों से आपको धन मिलना है, लेकिन आप हमको शत्रु मानते हैं, और मैं आप ही के घर में बैठा हूं, कमाना मुझे है, देना आपको है, तो मैं कमा के आपके दूंगा। यानी कि आपका इच्छा है कि धन मिले मुझे, तो मैं धन वाली काम जब करूंगा तो क्या आप हमारा विरोध करेंगे? हाँ या ना में जवाब जल्दी। नहीं करेंगे गुरुजी। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो इतना तो कम से कम हम सबों को समझना होगा।
और यदि 11वें भाव का स्वामी भी इन्हीं स्थितियों में यानी कि कमजोर होकर, अब तीसरा सूत्र, 11वें का स्वामी, 11वें का स्वामी निर्बल होकर, कमजोर होकर कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? समस्याएं आएंगी। लेकिन इस उदाहरण कुंडली में एक अगर छठे भाव में बैठते हैं तो उतनी नुकसान नहीं होगी, क्योंकि उनकी अपनी ही राशि है। तो यह भी सूत्र है, चाहे प्रश्न कुंडली हो या लग्न कुंडली हो। लग्नेश ही जब स्वयं अष्टमेश हो जाता है तो अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यह तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है ना। जी गुरुजी। और यहाँ प्रश्न धन हानि का है। धन हानि क्या है? तो धन कहां से आने वाला है? आय 11वें भाव से। इसको लग्न बना के फलादेश करेंगे तो इससे 8वें यह हो गया, छठा भाव। लग्न यह हो गया, छठा भाव यह हो गया। तो लग्न, लगने से ही तो अष्टमेश भी है यहाँ के लिए, 11वें भाव के लिए। तो 11वें भाव का स्वामी यदि शुक्र देव ही है और छठे भाव में भी शुक्र देव की राशि है तो यह उतने नुकसानदायक नहीं। इसका उपाय एक ही है। अब जैसे कि लग्नेश का ही उपाय, तो ज्यों ही लग्नेश गोचर करके जब राशि परिवर्तन करें, ज्यों ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं तो हम सबों को सुझाव देना चाहिए, या एकादशेश इन भावों से गोचर करते हुए जब बाहर आ जाएं तब हम लोगों को करना चाहिए। बोलना चाहिए कि इतने दिनों के बाद में आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि देव शुक्र देव, तो चलिए गुरुजी आपने कही अच्छी बात है, शुक्र देव तो लगभग 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेंगे, व्यक्ति उतना दिन रुक जाएगा। रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? जी रुक जाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति हुए, चाहे कभी लग्नेश या एकादशेश किसी अन्य लग्नों में, अब शनि भी कभी लग्नेश हो सकता है किसी लग्नों में। अगर कुंभ लग्न की कुंडली बन जाएगा तो शनि लग्नेश हो गया ना जी, जो 2.5 वर्षों तक एक ही राशि में रहता है। या शनि देव ही यहां पर हो जाए, उनकी राशि 10 या 11, 11वें भाव में हो जाए, तो भी तो जहां जाएंगे 2.5 वर्ष ही रहेंगे। अभी मान लिया जाए इसी को एक हम लोग दूसरी कुंडली बनाते हैं समझने के लिए। अब यहां पर अगर 11वें भाव में, अगर 11वें भाव में 10 नंबर की राशि है, 11, 12 यहां आ जाएगा, इसको छोड़िए। अगर 11 नंबर की यहां पर राशि है तो यहाँ 12 हो गया कि नहीं हो गया? एकादशेश 12वें भाव में आ गए कि नहीं आ गए शनिदेव? जी गुरुजी। 12वें भाव में आ गए। अब शनिदेव अभी हाल फिलहाल में आए तो 2.5 वर्ष रहेंगे ना। जी गुरुजी अभी तो आए ही हैं। 2.5 वर्ष रहेंगे। तो क्या व्यक्ति 2.5 वर्ष काम ही शुरू ना करे तो फिर उसका जीवन कैसे चलेगा? फिर क्या कहेंगे आप? क्या उपाय है? क्या सुझाव है? सुझाव एक ही है कि जब यदि इन स्थितियों में अगर यह बनती है तो वैसे शनिदेव का भी अंशात्मक मान भी कम है। अंशात्मक मान अभी शनिदेव का बहुत कम है। शनिदेव की अंशात्मक मान अभी कितनी है? अभी बताते हैं देखकर। गुरुजी 1 डिग्री के आसपास होगा, 1 डेढ़। अभी शनिदेव का अंशात्मक मान 224 है आज के तारीख में हमारे यहाँ। ठीक है, 3 अंशों के आसपास में हो गए।
अंशात्मक का मान उतना कमजोर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ दिन और आदमी रुक जाता है, 10-15 दिन, महीना दिन रुक जाता है, तो अंशात्मक मान और बढ़ जाएगा ना। अभी मृतावस्था के हैं, सम राशि में शनि देव हैं, तो सम राशि में 0 से लेकर 6 अंशों तक मृतावस्था होता है। तो कम से कम शनि देव को मृतावस्था से निकल जाने तक के समय का इंतजार करें, या नहीं। तो अब यह 12 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि का नवमांश कहाँ से शुरू होता है? तो 12 नंबर राशि का नवमांश 4 से शुरू होता है। अगर यह 2-24 है, 3-20 तक भी रहेंगे तो कर्क राशि के नवमांश में रहेंगे। फिर उसके बाद में 6-20, 6-40 तक रहेंगे तो सूर्य के नवमांश में रहेंगे। फिर उसके बाद में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, हाँ, सूर्य के नवमांश में रहेंगे। फिर ज्यों ही 640 से अधिक अंशात्मक इनका मान होगा तो इनको बल भी हो जाएगा, और यह कहाँ चले आएंगे? नवमांश में कन्या राशि में हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कन्या राशि में। कन्या राशि में चले आएंगे। तो कन्या राशि शनिदेव का कौन है? मित्र हो गया। तो हम कम से कम नवमांश में जो जो संबंधित ग्रह खराब स्थिति में है, तो देखेंगे कि कब वह अपने मित्र की राशि में जा रहा है, यानी कि थोड़ा अच्छा मजबूत कब हो रहा है। यानी एकादशेश या लग्नेश यदि कमजोर होकर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होता है, उस वक्त काम अगर आदमी शुरू करता है तो नुकसानदायक स्थितियां बनती है। हमें सुझाव देना। गुरुजी गुरुजी बुध भी तो छठे का स्वामी है। हाँ, तो 6ठे का स्वामी है तो क्या हुआ? शनि का मित्र तो है, कम से कम नवमांश में कहाँ चला गया शनि? अपने मित्र की राशि में गया ना। जी गुरुजी। तो एकादशेश कम से कम बलवान तो हो गया ना, अंशात्मक मान से भी बलवान हो गया, एवं नवमांश में मित्र की राशि में चला गया, वैसे भी बलवान है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनि को मित्र नहीं मानते, शनि भी देवगुरु बृहस्पति को मित्र नहीं मानता, शनि बुध को, शुक्र को मित्र मानता है। तो जब 6 नंबर की राशि में चला गया तो बुध की राशि में चले गए। बुध व्यवसाय के कारक हैं। फिर उस वक्त व्यक्ति अगर आदमी काम शुरू करता है तो व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावनाएं बनती है, ऐसा हम लोग सुझाव देते हैं। साथ ही एक यह भी सूत्र हुआ, दूसरा सूत्र यह है कि यदि लग्नेश या एकादशेश कमजोर होकर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो हम यह देखें क्या वह शुभ युत है या शुभ दृष्ट है। यदि शुभ युत या शुभ दृष्ट है तो हम कार्य शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। अब यहाँ पे अभी वर्तमान की कुंडली की बात की जाए तो शुक्रदेव भी साथ में है, मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव उच्च के भी हैं। शुक्रदेव का अंशात्मक मान बड़ा कम है। यह केंद्र भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव से भी व्यवसाय देखा जाता है, दूसरे भाव से धन भी देखा जाता है। यानी कि देखने का पर्पस यह है कि यदि लग्नेश या एकादशेश कमजोर होकर, पीड़ित होकर कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो काम शुरू करने पर नुकसान होता है। हम सुझाव क्या देंगे? वही सुझाव की हम कायदा बतला रहे हैं कि संबंधित ग्रह को देखेंगे कि वह बलवान कब हो रहा है, तब काम शुरू करने की हम सुझाव सलाह देंगे। यदि वह कमजोर ग्रह किसी शुभग्रह से युक्त है या दृष्ट है, बलवान शुभग्रह से युक्त या दृष्ट है, तो कार्य शुरू किया जा सकता है। अभी वर्तमान की कुंडली में जो अभी गोचर कर रहा है तो मीन राशि में ही शुक्रदेव हैं और इनका अंशात्मक मान 1-1 है, यानी कि 1 डिग्री के ही हैं। शुक्रदेव भी मृतावस्था में हैं, उच्च के हैं लेकिन मृतावस्था में हैं।
तो हम लोग क्या सुझाव देंगे? शुक्रदेव को भी अंशात्मक मान से बलवान हो जाने देंगे? शुक्रदेव जब उच्च राशि के हैं, और शुक्रदेव वैसे भी 12वें भाव में अच्छे फल देते हैं, व्यवसाय भाव के भी कारक हैं, धन भाव के, व्यवसाय भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं, दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, अच्छे फल देंगे। लेकिन कब देंगे? जब शुक्र मजबूत होंगे तब। तो अगर इस प्रकार की कुंडली बनती है तो हम लोग क्या कहेंगे, कितने दिनों के बाद में काम शुरू करने के लिए सुझाव देंगे? 5-6 दिन बाद। जब शुक्रदेव बलवान हो जाए तब। कब से कब लेकर कब तक? तो शुक्रदेव का अंशात्मक मान कम से कम 4 डिग्री से अधिक हो जाए और 25 अंशों के भीतर रहे। 4 अंशों के बाद से लेकर 25-26 अंशों तक रहेगा, शुक्र बलवान रहेगा, अपने उच्च राशि का भी रहेगा। शुक्र शनि मित्र भी हैं, शुक्रदेव शुभाग्रह भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि काम शुरू करो, और काम शुरू करो तो फिर किस देवता की पूजा करके शुरू करो? जहां पे आप कुछ सुझाव जब व्यक्ति को आप देते हैं, मांगते हैं या दे देते हैं, तो वह साथ में कुछ पूजा पाठ करने के लिए भी पूछता है या नहीं पूछता है? जी पूछता है। तो फिर क्या सुझाव आप देंगे? यहाँ पे तो शुभ युक्त हो गए शुक्र से, या गोचर के कारण दृष्टि पड़े तब। अगर यही शुक्रदेव, अगर शनिदेव यहाँ है, अगर शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे होते, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, और अंशात्मक मान 13 होता, तो हम क्या कहते? यह देखते कि शुक्रदेव कब छठे भाव में आएंगे। जब छठे भाव में आए और बलवान स्थिति में हो, तब हम सुझाव देंगे, क्योंकि दृष्टि शुक्र की यहाँ उच्च की पड़ेगी। उच्च की दृष्टि फायदे कारक हो जाता है, तब लाभ में आश्चर्यजनक। और पूजा वृद्धि किस, होती है। हाँ, और पूजा किस चीज का कहने करने के लिए कहेंगे? तो किसके कारण शुभता बढ़ी? शनि। शुक्र। शुक्र के कारण शुभता बढ़ी। तो शुक्र के लिए किस देवी देवता का? तो माता लक्ष्मी देवी। माता लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, भगवती, भवानी ना। जी गुरु जी। यानी कि वह व्यक्ति सामने वाला जो भी है, हम उसको कहें कि कोई भी स्त्री, जो स्त्री भी देवी देवताओं में पुरुष और स्त्री दोनों है, जो देवी देवता आपको पसंद आता हो, स्त्री हो, माता भगवती है, माता लक्ष्मी है। हालांकि शुक्र के लिए लक्ष्मी की पूजा सबसे अच्छा है। तो दुकान है तब तो यह पूजा पाठ कर लेगा लक्ष्मी का। कोई भी काम शुरू कर रहा हो, किसी प्रकार का काम शुरू कर रहा हो, इस प्रकार के बंधे, तो अगर मान लिया जाए कि यहीं पे शनिदेव है, शुक्र का गोचर न के कारण दृष्टि नहीं पड़ने वाला है, बुध को देख लेंगे कि बुध देव कब यहाँ आ रहे हैं, यानी कि बुध के द्वारा कब दृष्टि पड़ रही है। तो यदि बुध के द्वारा दृष्टि पड़े और ग्रहों में बल मिल जाए शनि में, तो करेंगे। तो बुध देव क्या है? इनके इनके लिए भगवान गणेश, भगवान विष्णु ना, कि विष्णु पूजन खूब बढ़िया से करवा लीजिएगा, गणेश जी का पूजा वूजा खूब बढ़िया से करवाइएगा, काम शुरू कीजिएगा, ईश्वर ठीक है। लेकिन कब? अगर मान लिया कि बुधदेव अगर यहाँ पर है किसी भी राशि में, तो फिर बुधदेव जितने दिनों के बाद में यहाँ पर गोचर में आएंगे, जब शनि पर दृष्टि पड़ेगी तब, चाहे महीने 2 महीने समय लगे, क्योंकि शनिदेव तो 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। यदि वह व्यक्ति अत्यावश्यक जरूरी के कारण कहता है कि नहीं हम बड़ा जल्दी में खोलना चाहते हैं, फिर चंद्रमा को देखें। फिर किसको देखें? चंद्रमा को देखिए। हाँ, चंद्रमा को देखें। लेकिन चंद्रमा के लिए एक शर्त लग जाता है। शर्त क्या, हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, आज जो यह कक्षा हो रही है, यह आवश्यक है या नहीं है? अत्यंत आवश्यक है गुरुदेव। चलिए, अब मान लिया जाए कि गोचर के कारण जल्दी में
बुध की भी दृष्टि नहीं पड़ने वाली है, बुध से युत भी नहीं होने वाले हैं, शुक्र से भी युत नहीं होने वाले हैं, शुक्र की दृष्टि भी नहीं पड़ने वाली है। देवगुरु अब यहाँ पर 12 है तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है? 1 2 3 यहाँ पर है। अब यहाँ पर कर्क राशि के होंगे तब तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो देवगुरु बृहस्पति साल भर के बाद में कर्क राशि में आएंगे ना। अभी तो मिथुन राशि में जान आने वाले हैं, अभी तो वृषभ राशि में ही है, तो कम से कम अगले साल शनि पर दृष्टि पड़ेगी, तब गुरु से भी काम नहीं चलेगा अत्यावश्यक। तो फिर हम लोग किसे देखेंगे? चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा शुभ ग्रह है जो पूरे 1 महीने से कम में 27-28 दिनों में ही कुंडली के 12 भाव में घूम लेता है। तो महीने में 2 बार ऐसी स्थितियां बनेंगी, एक बार यहाँ चंद्रमा होगा, दूसरा 15वें दिन यहाँ पर चंद्रमा होगा ना, शुभ हो गया। लेकिन चंद्रमा एवं शनि की युति अच्छा नहीं होता है, मानसिक स्थितियों के लिए ठीक ठाक नहीं होता। व्यवसाय के लिए मानसिक स्थितियों का सुखद रहना अत्यावश्यक है। सुखद स्थितियों, मानसिक स्थितियों का सुखद स्थिति में रहना आवश्यक है। लेकिन चंद्रमा चूंकि प्रश्न है, प्रश्न कुंडली में वह नहीं देखा जाता है। चंद्रमा से दृष्ट हो जाएगा या युक्त हो जाएगा तो लाभ मिलेगा। हाँ, अन्य दूसरे प्रकार का प्रश्न रहता तो हम लोग विषयों की चर्चा करते। अब जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है या चंद्रमा शनि को देख रहा है या युद्ध हो रहा है, उस वक्त चंद्रमा बलवान है कि नहीं है? उस वक्त चंद्रमा बलवान है कि नहीं है, यह देखना आवश्यक है। यानी कि बली चंद्रमा के द्वारा देखा जाता हो, कमजोर चंद्रमा के द्वारा नहीं। यदि कमजोर चंद्रमा हो जाएगा तो फिर समस्याएं आएंगी, यह 20 योग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। शनि पर चंद्रमा की दृष्टि पड़े और चंद्रमा को क्या होना चाहिए? बलवान होना चाहिए। बलवान होना चाहिए, यानी कि सूर्य से दूरियां काफी होनी चाहिए, कम से कम 3-4 घर आगे या पीछे। अब यहीं पे सूर्यदेव साथ में हो या यहाँ पर सूर्यदेव हो या यहाँ सूर्यदेव हो, चंद्रमा क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, यहाँ शनि मजबूत हो गया, चंद्रमा कमजोर हो गया, फिर खराब हो गया, मन ही विकल हो जाएगा। तो जब शनि पर चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो चंद्रमा का मजबूत होना आवश्यक है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने लग्नेश एवं एकादशेश के बारे में काफी कुछ समझा। 11वें का स्वामी, काम कब शुरू ना किया जाए, तो इसके लिए और भी कई सूत्र हैं। काम कहां से देखा जाता है? 10वें भाव से देखा जाता है कि नहीं? दशम जी भाव गुरुदेव। से। और व्यवसाय? दसम से भी, सप्तम से। सप्तम से। तो 10वें एवं 7वें भाव, कम से कम 3 भाव जो है, 3 भाव में 2 भाव, 7वां 10वां एवं 11वां, इन 3 भाव में से कम किसी भी 2 भाव, कोई भी 2 भाव पाप प्रभावित ना हो। कोई भी 2 भाव पाप प्रभावित न हो। 7वां 10वां एवं 11वां, क्योंकि 11वां आय है, 10वां भी कर्म है, हमारे द्वारा किए गए कर्म है, 7वां भी व्यवसाय है, या भावत भाव के अनुसार 10 से 10 है। यदि पाप प्रभावित हो रहा है तो अच्छी बात नहीं, काम शुरू नहीं करने चाहिए। कब करें?
तो जब पाप आने वाले समय में गोचर के कारण जब पाप प्रभाव समाप्त होगा तब काम की शुरुआत करने के लिए सुझाव दें, अन्यथा हानि होने की संभावनाएं बनती है। अब यदि वही पापग्रह, अब मान लीजिए यदि वही पापग्रह अपने स्वराशि में अवस्थित हो, पापग्रह कौन कौन होते हैं? मंगल होते हैं, शनि होते हैं। अगर मंगल ही यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ शनि बैठ गया, तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11 दोनों ही भावों में पापग्रह है कि नहीं है? परंतु शनि यहाँ स्वगृही है, मंगल भी यहाँ स्वगृही है। अगर भाव पाप प्रभावित भी हो, परंतु संबंधित ग्रह जो पापग्रह हैं वे अपने स्वराशि के, अपने उच्च राशि के हों या अपने मित्र की राशि के हों, तो यह पाप प्रभाव नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? ये जो पाप प्रभावित वाली स्थितियां बनी उसे नहीं माना जाता। यदि कोई पापग्रह हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो या मित्र राशि का हो तो नहीं। हाँ, कोई भी पापग्रह इन तीनों में से किसी दो भाव में हो और अपने शत्रु राशि में हो और नीच राशि में हो तो कार्य शुरू करने में लाभ नहीं होती, हानि होता है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। अब इसके बाद में हरिओम मिश्रा जी, आप लोग क्यों नहीं बोलते? पीयूष राय जी आप भी नहीं बोल रहे, विश्वास राय जी आप भी नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए। प्रत्युत्तर जी तो गुरुदेव देना, बोल रहे हैं। प्रत्युत्तर तो देना ही बस चाहिए। हुआ। गुरुजी नेटवर्क आज मुझे बहुत इश्यू आ रहा है, मैं फिर ज्वाइन अच्छा हो रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, होते हैं कभी कभी, तो हमारे यहाँ भी हो जाता है। आज शाम में हुआ था 1.5-2 घंटे के लिए, वैसे भी मोबाइल पर भी मैसेज आया था कि आज नेटवर्क स्लो रहेगा, खराब रहेगा, लेकिन अब ठीक है, वह समय सीमा हमारी समाप्त होती है। अब इसके बाद में यदि काम शुरू करने वाला प्रश्न हो कि हम अपना दुकान कब शुरू करें, अभी शुरू करने जा रहे, समय क्या ठीक रहेगा, तो तुरंत प्रश्न कुंडली बनाएं। लग्न में यदि चर राशि हो, 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि हो और सातवें भाव में, सातवें भाव में कोई भी पापग्रह या क्रूर ग्रह हो, सातवें भाव में कोई भी पापग्रह या क्रूर ग्रह हो तो काम शुरू नहीं करने की सुझाव करना चाहिए, क्योंकि अपने ही कारण, अपने ही जल्दीबाजी के कारण, अपने ही जल्दी फैसला लेने के कारण धन की हानि होती है। धन की हानि होती है। हानि। चाहे वह स्वगृही ही क्यों न हो। अब यहीं पे स्वगृही वाली चर्चा हम लोग कर लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब यहीं पे यदि क्रूर या पापग्रह कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो क्रूर ग्रह सूर्यदेव हैं, अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। व्यक्ति दुकान शुरू कर लिया, खोल लिया, व्यक्ति दुकान शुरू किया, खोल लिया। अब सूर्यदेव यहाँ पर अपने उच्च राशि को देख रहे हैं। व्यक्ति में अपने आप को ईगो इतना आ जाएगा कार्य क्षेत्रों में, कार्य के मामले में, कि वह थोड़ा दूसरे ही प्रकार से वार्तालाप करेगा। यह अच्छी बात नहीं। चर राशि में जल्दी एक्शन होता है, चर राशि में जल्दी एक्शन हो जाता है। तो कम से कम
इन क्रूर ग्रहों का, चाहे मंगल की ही दृष्टि पड़ जाए, स्वराशि का हो गया, उग्रता बात बात में आएगा, कार्य शुरू जहां पर दुकान पर जाएगा वो उग्रता आ जाएगी। चाहे शनि ही क्यों ना देखे, चर राशि है, कितना भी चाहेगा कि हम फुर्ती से काम करें, समय से शुरू करें, ये करें वो करें, तो ग्राहक आया, सामान मांगा, सामान सामने रखा हुआ है, अच्छा रुपये न दे रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, कोई रील देख रहे हैं, तो ग्राहक को देखते हैं रील नहीं छोड़ेंगे, आसकत से बैठे हुए रहेंगे, रील देख रहे हैं। जब वो ग्राहक 2 बार 3 बार बोलेगा, फिर वह मोबाइल वो रखेगा, तो क्या होगा, एक बार तो वह ग्राहक सामान लेकर चला जाएगा, दूसरा बार छोड़ दी, इसे चलो फलाने जगह, क्विक एक्शन लेता है, जल्दी दे देता है। यानी कि जिस लग्न में काम शुरू की जाती है, जिस समय में काम शुरू किया, लग्न की बात नहीं है, वह जो कुंडली, प्रश्न कुंडली बनी, वह आपके समय के लिए बना। अगर अभी शुरू करेंगे तो ऐसी स्थिति आएंगे। तो यदि शनिदेव देख रहे हैं पापग्रह होकर के, तब तो शनिदेव 2.5 वर्ष रह जाएंगे ना राशि में, फिर क्या होगा? फिर उस स्थिति में यह देखना होगा कि कब यह भाव शुभ प्रभावित हो रहा है आने वाले समयों में, कि ग्रहों के गोचर के कारण जब शुभ स्थिति में भाव होगा तो लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाती। यदि कोई व्यक्ति काम शुरू कर रहा है, शुरू करना चाहता है, आपसे पूछा कि क्या मैं काम अभी शुरू करूं या 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन के बाद में शुरू करूं, तो देखें, क्या देखें कि लग्न जो बनता है, कोई भी जो लग्न बन जाए, मान लिया जाए कि तुला लग्न ही बन गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो एकादशेश कौन हो गए? सूर्य देव। और अष्टमेश कौन हो गए? शुक्र देव। ये अधिकांशतः अगले बगल में रहते हैं, अधिकांशतः समय युत भी हो सकते हैं, परस्पर दृष्टि तो नहीं। तो जब तक यह देखें कि क्या एकादशेश से, प्रश्न कुंडली में एकादशेश और अष्टमेश की युति है, यदि एकादशेश एवं अष्टमेश की युति बन रही है तो काम की शुरुआत ना करें। या दशमेश एवं एकादशेश की युति बन रही है तो भी ना करें। दशमेश और एकादशेश की नहीं, दशमेश एवं अष्टमेश की युति बने तब भी काम शुरू ना करें। एकादशेश एवं दशमेश की युति अच्छी हो जाती है, लाभदायक हो जाता है। कार्य शुरू करते समय यदि दशमेश और एकादशेश की युति है, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में हो, लाभकारी ही होता है। चाहे कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में ही युति क्यों न बन जाए, लाभकारी हो जाता है। परंतु वही युति अगर कुंडली के शुभ भाव में बन जाए तो थोड़ा ज्यादा ही अप्रत्याशित लाभ देता है। 6ठे 8वें 12वें भाव में अगर यह युति बनती है तो 9 के बराबर लाभ देता है, यानी कि थोड़ा कम लाभ होता है, लेकिन सूत्र तो लग ही जाते हैं। परंतु तुला लग्न के कुंडली में यह सूत्र प्रभावी नहीं होता, क्योंकि दशमेश चंद्रमा है, एकादशेश सूर्य है। जब दोनों की युति होगी तो क्या होगा, चंद्रमा अस्त ही रहेगा, यानी कि दशम भाव का स्वामी अस्त ही रहेगा ना, या निर्बली रहेगा, बलवान ही नहीं है। तो जब बलवान ही नहीं है तो क्या काम होगा सही ढंग से? नहीं होगा। तो फिर कोई कोई सूत्र जो होते हैं सभी लग्नों पर तो लगते हैं, लेकिन वही सूत्र किसी विशेष लग्न पर नहीं लगता।
हमें आज याद आ रहा है, आज इसी प्रश्न कुंडली के ही कक्षा के एक सदस्य का फोन आया था, आज वह कक्षा में भी शामिल नहीं है। 10 मिनट तक वार्तालाप हुई है, उसकी आवश्यकता यहाँ पर आ पड़ा है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वो आए दिन वैसे लोग फोन करते रहते हैं, हम फोन की बात, पर्सनली बात हम कक्षा में शेयर नहीं करते, लेकिन आज की आवश्यकता इसलिए कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मानसागरी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अच्छी पुस्तक है, खूब बढ़िया से पढ़िए। तो गुरुदेव इसमें यह लिखा है कि मेष लग्न के में हो और फलाने नक्षत्र के, यानी कि मेष लग्न में अश्विनी भरणी कृतिका का होता है, तो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जब तक हो तो इस प्रकार के स्वभाव होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हो तो इस प्रकार का स्वभाव होता है, तीसरे चरण में जन्म होता है तो ऐसा स्वभाव होता है। हमने कहा है कि ठीक है, तो बोलू गुरुदेव यह तो याद ही नहीं होगा। हमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो अब सभी राशियों में 9-9 नक्षत्रों के, एक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र है, 27 में 4 से गुना कीजिए, 108 वो गुण धर्म कैसे याद रहेगा? संभव नहीं है, इसका कोई ट्रिक बतलाइए। मैंने कहा है कि यही ट्रिक तो हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं कि पुस्तक क्या कह रहा है, उसको हम गुरुजनों के मुख से कैसे समझें। तो अब देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और वह अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है, इसका मतलब अंशात्मक मान उसका 320 से कम है, तो अपने ही नवमांश में हो गया, तो व्यक्ति आत्मबली बड़ा होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। यदि दूसरे चरण में जन्म हो गया तो उसका नवमांश स्वामी कौन हो जाएगा? एक नवमांश बीत गया तो यहाँ पर एक मेष राशि बीत गई। मेष का पहला नवमांश मेष ही होता है, दूसरा नवमांश क्या होता है? शुक्र होता है। तो शुक्र और मंगल का गुण धर्म को मिला करके हमने कहा क्या है, तो हाँ गुरु जी, यही पुस्तक में दिया है। हमके तीसरे चरण में होगा तो शब्द की शक्ति काफी दिया होगा, तो हाँ इसी प्रकार से कुछ दिया है हमके। फिर तो नवमांश के स्वामी के आधार पर गुण धर्म वहां पर ला दिया गया, या नक्षत्रों का भी गुण धर्म उस प्रकार के हो गए, क्योंकि उस नक्षत्र के उतने मान के स्वामी कौन है? वही तो है जो नवमांश का स्वामी बनता है। तो नवमांश के स्वामी को देखिए कि कौन सा है, उसके गुण धर्म क्या है, उस आधार पर फलादेश कर लीजिए। तो हाँ गुरुदेव, तो कुछ बातें ऐसी भी होती है। तो गुरुजी आशा कर, नक्षत्रों की भी करना बुक था, हाँ ठीक है जी। अब है ना? इसके बाद अगली जो क्लास करो वो। हाँ जी, अब जो है कि कभी कभी लोग पूछता है, और भी कई प्रश्न धन से संबंधित पूछते हैं, बीमा से संबंधित, वसीयत से संबंधित, धन के बारे में, शेयर लॉटरी इत्यादि के बारे में पूछते हैं। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछते हैं कि मैं जो सामान अभी बेचने जा रहा हूं या खरीदने जा रहा हूं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह भी होता है, तो बहुत से लोग होते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, कि अभी जो मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, क्या उसमें मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा? तो इन सभी विषय वस्तुओं पर कल की कक्षा में हम लोग अध्ययन अध्यापन करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, कृपया आप लोग समूह में अवश्य लिखेंगे। और आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि किसी सदस्य को अपनी कोई बात रखनी है, कहनी है, तो रख सकते हैं।